बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने एक बहुत अच्छा टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन लेके हाज़िर हुआ हूँ। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत मज़े का है। तो चलते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन की तरफ, देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। हाइब्रिडाइजेशन को अगर हमें समझना है तो हमें सबसे पहले एक थ्योरी जिसका नाम VBT है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में हमें जानना होगा। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आखिर है क्या। जैसा कि आप जानते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है, ज़्यादातर मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। इसके लिए एक अलग से वीडियो जो है उसको हम डिस्कस करेंगे या मौजूद है, उसको आप देखें। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमें ये बताया कि नंबर ऑफ़ जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना किसी भी एटम में, वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। जैसा कि एक मिसाल देखें हमारे पास, अगर हम बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर तो हमारे पास इस हिसाब से 4 है। तो अब इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी जाए तो 1s2 है, 2s2 है। अब इस लिहाज से बेरिलियम के आखिरी शेल में कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, अनपेड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। यानी फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यहाँ पे आके इस बात की वजाहत नहीं देती कि बेरिलियम जो है ना वो बॉन्ड बनाए, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें क्या बताती है, किसी भी एटम के आखिरी शेल में या किसी भी एटम में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही वो बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखती है। तो यहाँ पे आप देखें अगर, तो इसके 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और 2s में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। तो फिर इस लिहाज से बेरिलियम एक इनर्ट बिहेवियर शो कर रही है और ये मज़ीद बॉन्ड नहीं बना रही, जबकि हमें पता है कि बेरिलियम के कुछ इस तरह के कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह से BeCl2। अब अगर ये इनर्ट बिहेवियर शो करती है तो फिर ये कंपाउंड कहाँ से आ गए, और जबकि देखा जाए तो इसके आखिरी शेल में अनपेड इलेक्ट्रॉन भी नहीं है। तो इस लिहाज से भी जो हमारे पास बेरिलियम है वो हाइड्रोजन के साथ फिर बॉन्ड कैसे बना रही है। चलिए एक और मिसाल लेते हैं। हमारे पास एक और मिसाल है बोरॉन की। तो बोरॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो आपको पता है, एटॉमिक नंबर इसका 5 होता है। तो अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी जाए तो 1s2 है, 2s2 और 2px1। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। VBT थ्योरी के मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि जो बोरॉन है वो एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होने की वजह से एक बॉन्ड बनाएगी, जबकि हमें पता है कि ये भी 3 बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखती है। ठीक है, इसी तरह से BF3 और भी कंपाउंड हो सकते हैं, लेकिन जो मेजर है मैं उनकी बात करूँगा। जबकि ये कंपाउंड एग्जिस्ट है, ये भी कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, जबकि नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर देखे जाएँ तो वो हमारे पास कितने हैं, 1 है। तो फिर क्या VBT यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वो गलत होगी। अच्छा, थोड़ा सा और मैं VBT का तारफ़ आपको बता दूं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें हाइब्रिडाइजेशन से पहले की एक थ्योरी है और ये बताती है कि बॉन्ड किस तरह का होगा, बॉन्ड में ओवरलैपिंग कैसी होगी, सिग्मा बॉन्ड होगा या पाई बॉन्ड होगा। ये हम फिर कभी इंशाल्लाह इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो फिर इस लिहाज से बोरॉन को एक एटम के साथ बॉन्डिंग बनानी चाहिए, जबकि यहाँ पे ये 3 एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है। और इसी तरह से अगर एक और मिसाल देखें कार्बन की, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर हमारे पास 6 होता है और इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी जाए 1s2 है, 2s2 है, 2px1 और 2py1, 2pz0। अब अगर देखा जाए तो इसकी जो वैलेंसी है हमारे पास कार्बन की, वो ग्राउंड स्टेट के अंदर 2 है, क्योंकि इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। अगर इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तो इस लिहाज से कार्बन को 2 बॉन्ड बनाने चाहिए अकॉर्डिंग टू VBT। जबकि हमने कार्बन का एक बहुत सिंपल सा कंपाउंड मीथेन की बात हम करते हैं, वो देखा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे कार्बन अपनी स्टेबल स्टेट के अंदर या अपनी एक्साइटेड स्टेट में 4 बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखती है, जबकि यहाँ पे इसके अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है।
तो फिर ये बात समझ से बालातर है कि कैसे पॉसिबल है। बीबीडी हमें ये बताती है कि नंबर ऑफ़ अनपेड इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उतने ही बॉन्ड बनेंगे। बेरिलियम में कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, जबकि ये 2 बॉन्ड बना रही है 2 हाइड्रोजन के साथ। इसी तरह से बोरॉन में 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 बॉन्ड बनाना चाहिए इसको, लेकिन ये 3 बॉन्ड बना रही है। और इसी तरह से फिर हमारे पास जो कार्बन है उसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो 2 बॉन्ड बनाने के बजाय कार्बन हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बना रही है, या कार्बन ज़्यादातर स्टेबल स्टेट के अंदर 4 बॉन्ड बनाती है। तो ये कैसे पॉसिबल है? इस सिस्टम को, इस रूल को फिर एक साइंटिस्ट था पॉलिंग और उसके साथ स्लाटर, उसने इसको डिस्कस किया। उन्होंने इस मसले को हल कर दिया हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी पेश करके। तो चलते हैं हाइब्रिडाइजेशन की तरफ। ये इसकी कुछ बैकग्राउंड थी, उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी बीबीडी हमें क्या बताती है। तो सबसे पहले हम लोग तो स्टार्ट करते हैं कार्बन से, क्योंकि आपके टॉपिक आपके सिलेबस में कार्बन से ही बेसिकली इसको डिस्कस किया गया है, तो हम इसी को आगे लेके चलते हैं। सबसे पहली बात, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग सबसे पहले तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो हमारे पास ये 1s2 है, 2s2 है, 2px1, 2py1, 2pz1। ये इसकी ग्राउंड स्टेट है कार्बन की। यानी अगर इसकी ग्राउंड स्टेट में अगर देखा जाए कार्बन की, तो यहाँ पे Z के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, वो बाई चांस मिस्टेकनली यहाँ पे लिखा गया। इसका 2pz ऑर्बिटल एम्प्टी होता है। ये इसकी ग्राउंड स्टेट है कार्बन की। तो कार्बन में जो 2s इलेक्ट्रॉन है इसमें से एक्साइटमेंट होगी और एक इलेक्ट्रॉन इस 2pz में जाएगा। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन 2pz में जाएगा तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास आएगी वो कुछ इस तरह से हो जाएगी। ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है। अब अगर आप देखें तो कार्बन के पास कितने अनपेड हो गए हैं? 4 अनपेड हो गए हैं। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि ये जो एक्साइटमेंट हुई है, याद रखेंगे आप, एक्साइटमेंट के लिए जो हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है वो 406 किलो जूल पर मोल की ज़रूरत होती है। यानी इतनी एनर्जी जब इस 2s ऑर्बिटल को मिलेगी तो फिर इसमें से इलेक्ट्रॉन जंप करके एक्साइटेड होके जो एम्प्टी ऑर्बिटल है उसमें जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि 406 किलो जूल पर मोल एनर्जी आई कहाँ से है? तो याद रखिए ये एक साइमल्टेनियसली प्रोसेस है। इसमें जो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज़ होती है और वो एनर्जी ये 2s जो है वो अब्जॉर्ब करता है और इसमें से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाके इसमें जंप कर जाते हैं। और इस तरीके से यहाँ पे देखें 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अब अगर इस लिहाज से देखा जाए तो हमारे पास मीथेन का केस अगर देखें हम, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मीथेन में 4 हाइड्रोजन है और आपको पता है हाइड्रोजन की जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो कितनी होती है? 1s1, यानी उसके एक s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर गौर करें तो फिर इस लिहाज से 4 अनपेड जो हैं वो फिर इस तरह से, यानी ये 1s1, ये भी दूसरे हाइड्रोजन की 1s1, ये तीसरी हाइड्रोजन की 1s1 है, फिर ये चौथी हाइड्रोजन की 1s1। ये अगर देखा जाए तो ये आपस में इस तरह से ओवरलैपिंग करेंगे। यानी अगर मान लें तो अगर आप देखें तो ये 2pz, 2px, 2py और 2pz जो है ये सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल हैं, या ये कह लेंगे कि सेम इनकी शेप है, इनकी ज्योमेट्री भी सेम है। जबकि जो 2s है उसकी आप शेप देखें तो वो एक स्फेरिकल फॉर्म में होती है, ठीक है, नॉन डायरेक्शनल है। ये नॉन डायरेक्शनल, ये जबकि डायरेक्शनल स्टेट में। तो फिर अगर ये भी आपको पता होगा कि जो P का S के साथ ओवरलैप होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कंसिडर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू S का P के साथ या S का S के साथ। तो फिर ये वाला जो बॉन्ड है S का S के साथ बनना है ये तो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, और ये 3 बॉन्ड जो है ना हाइड्रोजन में मीथेन में स्ट्रॉन्ग होंगे। यानी ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मान लें कि ये आपके पास हाइड्रोजन के बॉन्ड बन रहे हैं
इस कार्बन के साथ। जबकि हमें पता है कि ये सारे बॉन्ड इक्वल एनर्जी वाले हैं, एक जैसे हैं, इनकी ज्योमेट्री एक जैसी है, इनकी शेप एक जैसी है, जबकि यहाँ पे कुछ केस और है। तो फिर इसके लिए बेहतरीन हल ये निकाला गया कि ये वाले ऑर्बिटल को आपस में इंटरमिक्स कर दिया जाए। जब इनको इंटरमिक्स किया जाएगा, इनकी मिक्सिंग की जाएगी, तो मिक्सिंग से क्या होगा, इनकी एनर्जी, इनकी शेप, इनके नाम, इनकी ज्योमेट्री सब कुछ क्या हो जाएगी, एक जैसी हो जाएगी। तो हाइब्रिडाइजेशन फिर क्या नाम है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल है। यहाँ मैं इसको दोबारा से लिखूँगा, हमारे पास है जी हाइड्रोजन की मैं कार्बन की ग्राउंड स्टेट के बाद एक्साइटेड स्टेट दोबारा लिख रहा हूँ, 1s1 1s2 2s1 2px1 2py1 एंड 2pz1। तो ये चारों जो ऑर्बिटल हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ इंटरमिक्सिंग करेंगे और इंटरमिक्सिंग करने के बाद एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देंगे। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन का एक बेसिक प्रिंसिपल याद रखेंगे आप कि इसमें जितने ऑर्बिटल मिक्सिंग में हिस्सा लेते हैं उतने ही आगे नए रीजनरेट हो जाते हैं। अगर मान लें कि ये चार ऑर्बिटल यानी एक्साइटेड स्टेट में 2s1 2px1 2py1 और 2pz1 ये चारों ऑर्बिटल अगर आपस में एक दूसरे के साथ मिक्सिंग में हिस्सा लेंगे तो आगे चार ही नए ऑर्बिटल भी बनेंगे। ठीक है, और इसके साथ ये भी आप याद रखेंगे कि इन सब की एनर्जी, इन सब की ज्योमेट्री, इन सब की शेप सब कुछ क्या होगी, सेम होगी। तो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को कुछ इस तरह से फिर डिफ़ाइन करेंगे। मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखने जा रहा हूँ। हमारे पास इंटरमिक्सिंग ऑफ atomic orbitals having different energy to form hybrid orbitals। हाइब्रिड ऑर्बिटल उन्हें कहते हैं जो मिक्सिंग के बाद बनते हैं, और एटॉमिक ऑर्बिटल वो होते हैं जो मिक्सिंग से पहले होते हैं। यानी ये वाले जो अभी ऑर्बिटल हैं ये मिक्सिंग से पहले हैं, तो इन्हें हम एटॉमिक ऑर्बिटल कहेंगे, और इनके बाद जो बनेंगे उन्हें हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे। हैविंग सेम एनर्जी एंड शेप। अच्छा, एक चीज़ याद रखें कि जब इंटरमिक्सिंग होती है तो फिर मिक्सिंग दो तरह की होती है। यहाँ मैं थोड़ा सा उसको भी ब्रीफ कर देता हूँ। मिक्सिंग दो तरह की होगी हमारे पास। एक मिक्सिंग में ओवरलैप जो है वो कंस्ट्रक्टिव टाइप होगा, और दूसरे में डिस्ट्रक्टिव टाइप होगी। यानी जो ऑर्बिटल बने हैं, मिसाल हम कार्बन की ले लेते हैं कि कार्बन का अगर मान लें कि ये हमारे पास 2s है प्लस 2p है, 2py है और ये 2pz है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो देखें अब कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगी, या मिक्सिंग क्या होगी। ऐसी मिक्सिंग जिसमें जब ये sp के साथ ओवरलैप करता है तो ओवरलैप करने के नतीजे में एक लूप बड़ी बन जाती है साइज में और दूसरी लूप साइज में छोटी हो जाती है। तो याद रखें, जो लूप बड़ी बनती है यानी ये वाली जो लूप बनी है, ये वाले लूप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से बनी है, और ये वाली जो लूप बनी है ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से बनी है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये वो लूप है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन
का जो एनर्जी पैटर्न है वो दोनों का सेम था, तो वहाँ पे हमारी लूप बड़ी हो गई। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के एनर्जी पैटर्न यानी 2s और 2p की जो एनर्जी पैटर्न है, वहाँ जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पैटर्न डिफरेंट है, वहाँ पे लूप छोटी बनेंगी। और एनर्जी पैटर्न डिफरेंट होने की वजह से वो एक दूसरे की इफ़ेक्ट्स को कैंसिल आउट कर देते हैं, जिस वजह से लूप साइज़ में छोटी हो जाती है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी पाए जाने की बहुत कम हो जाती है, जबकि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पैटर्न सेम होता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, 95% तक कंसीडर किए जाते हैं। तो इस तरीके से जो लूप बड़ी होगी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से होगी। और याद रखिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस उसी सूरत होगी जब इलेक्ट्रॉन की दो ऑर्बिटल के अंदर सेम एनर्जी पैटर्न होगा। और इसी तरह से जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पैटर्न दोनों ऑर्बिटल में डिफरेंट होगी, जब वो मिक्सिंग करेंगे तो वो लूप एक दूसरे की एनर्जी पैटर्न की कैंसिल आउट करने की वजह से छोटी साइज़ में हो जाती है। तो ये था हमारे पास साइज़ का छोटा या बड़ा होना। अब देखिए यहाँ पे 4 ऑर्बिटल जब आपस में मिलेंगे तो आगे न्यूली या हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं वो भी क्या होंगे, 4 ही बनेंगे। यानी यहाँ से ये जो नए ऑर्बिटल बनेंगे मैं वो यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये हमारे पास 4 ऑर्बिटल हो गए। अब इनके नाम हम लोग 2s या 2px 2py 2pz नहीं लिखेंगे, बल्कि इसमें हुआ क्या था कि एक s मिला था, एक p मिला था, ये भी p मिला है, ये भी p मिला है, यानी 3 p मिल गए और एक s मिल गया। तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन का। और इसमें जितने भी ऑर्बिटल रीजनरेट हुए हैं, नए बने हैं, उनके नाम फिर क्या हो जाएंगे, sp3 sp3 और sp3। अब ये चारों ऑर्बिटल जब अपने आप को एक दूसरे के साथ अरेंज करेंगे तो ये एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाएंगे। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आप लोगों को पता ही है कैसी होती है, नहीं पता तो मैं अभी आपको बता देता हूँ। टेट्रा का मतलब होता है 4 और हेड्रल होता है हेड्स वाले। ये हमारे पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन गई। यानी अगर आप इन मार्कर्स को देखें तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कुछ इस तरह से बनेगी। ये देखें, जो हमारे पास 3 कार्बन हैं, 3 लूप जो हैं वो आपस में दूसरे के साथ इस तरह से, ये देखें, ये 3 जो ज्योमेट्रीज हैं वो कुछ इस तरह से बनेगी। एक sp3 ये वाला ऑर्बिटल होगा, एक sp3 ऑर्बिटल ये वाला होगा, एक sp3 ऑर्बिटल ऊपर होगा और एक sp3 ऑर्बिटल नीचे होगा। यानी ये डायग्राम जो आपके सामने नज़र आ रही कुछ इस तरह से। तो ये डायग्राम बिल्कुल वैसे ही मैंने बनाने की कोशिश की है। अब याद रखेंगे इनके नाम हमारे पास क्या होंगे, sp3, क्योंकि ये वाली लूप इस लूप के पीछे है तो मैं इसको यहाँ से साफ कर रहा हूँ। ठीक है, और इसी तरह से एक sp3 ये वाली है। और इसी तरह से फिर इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल होगा वो 109.5 डिग्री का होगा। याद रखें जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है उसमें बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री का ही होता है। अब बात रहेगी 4 हाइड्रोजन की। तो 4 हाइड्रोजन जो हैं वो इस sp3 जो ऑर्बिटल 4 हैं उनके साथ मिलेंगी और इस तरीके से यहाँ पे फिर एक एक ओवरलैप करेंगी। तो देखें ये जो बॉन्ड बनेगा ये फिर जो बॉन्ड होगा ये S, ये हाइड्रोजन गैस है और ये sp3 कार्बन की, S और sp3 के दरमियान। इसी तरह से ये भी sp3 और S के दरमियान, फिर इसी तरह से ये भी sp3 और S के दरमियान, इसी तरह से ये भी sp3 और S के दरमियान होगी। यानी ये 4 हमारे पास बॉन्ड बनेंगे और इनमें एंगल जो होगा वो 109.5 का होगा। अगर हम इस डायग्राम को दूसरी स्टेट में लिखें तो वो कुछ इस तरह से होगी। सेंटर में हमारे पास कार्बन आ जाएगा, इसकी चारों साइडों पे एक एक हाइड्रोजन होगी। ये हमारे पास एक हाइड्रोजन ये है, इस तरह से एक हाइड्रोजन ये वाली है, फिर इसी तरह से एक हाइड्रोजन ये वाली है और इसी तरह से एक हाइड्रोजन ये वाली है। ये 4 हाइड्रोजन होगी और याद रखेंगे इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल होगा वो हमारे पास कितना होगा,
9.5 डिग्री का होगा। और याद रखें कार्बन टू हाइड्रोजन जो बॉन्ड लेंथ होगी यानी यहाँ से लेके यहाँ तक वो हमारे पास कितनी होगी 1.09 एंगस्ट्रॉम के करीब होगी। ये तो एक कार्बन का हाइड्रोजन के साथ मिलके अपनी वैलेंसी को पूरा करना है, ये है हाइब्रिडाइजेशन। अब ये चांसेस याद रखें कि कार्बन के साथ मिलके भी हाइड्रोजन अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। यानी ये तो थी हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन, ये किस में थी, मीथेन के केस में। अब हम बात करते हैं इथेन के हवाले से। तो इथेन के हवाले से हम लोग जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन है उसको देखें कैसे लिखेंगे। तो इसको मैं यहाँ से साफ कर रहा हूँ। अब ये वाली जो ssp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ये जब हाइड्रोजन की तादाद कम हो जाएगी तो ये आपस में एक दूसरे के साथ स्टेबलाइज कैसे होंगे। तो देखें sp3, देखें आपको पता है कि कार्बन के अंदर एक कार्बन का जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये एक कार्बन रोटेट कर दिया हमने और इसके साथ और इसी तरह से एक जो हमारे पास लूप है ये कुछ इस तरह से हो जाएगी। यानी अब ये हमारे पास बन गई एक sp3, इसी तरह से एक sp3 ये है और एक sp3 ये है और इसी तरह से एक sp3 ये है। अब इसी तरह से इस जैसी ही एक और कार्बन वो इसी जैसी कार्बन के साथ यानी इसी कार्बन के साथ जब ओवरलैपिंग करेगी तो कुछ इस तरह से करेगी। इसकी एक लूप ये वाली आ जाएगी, एक लूप इसकी ये होगी, एक लूप इसकी ये वाली होगी और इसी तरह से ये एक लूप इसके फ्रंट पे होगी। ठीक हो गया। तो ये वाली लूप चूँकि इसके पीछे है तो मैं इसको यहाँ से साफ़ कर रहा हूँ इसका आदर से। तो ये हमारे पास sp3 है, इसी तरह से ये sp3 है, ये भी sp3 है और ये भी sp3 है। ये वाला जो केस है ये हम इथेन के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। यानी इथेन में यहाँ पे लिख देता हूँ CH3 और CH3। यानी अगर इसमें देखें तो एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है और फिर वो दोनों आपस में दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड बना के जुड़ी है। तो यहाँ पे देखेंगे एक हाइड्रोजन इस साइड पे आ जाएगी जैसे इस केस में थी, एक हाइड्रोजन ने साइडों पे हाइड्रोजन की s ऑर्बिटल ने sp3 के साथ ओवरलैपिंग की थी। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, एक हाइड्रोजन इधर, इसी तरह से एक हाइड्रोजन इधर। अब यहाँ पे जो बॉन्ड होंगे वो कौन से होंगे, sp3 है, इसी तरह से ये sp3 और इसी तरह से ये sp3 और s हो जाएगा। सेम केस जैसे यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आके अटैच हुई हैं, इसी तरह से 3 हाइड्रोजन इधर भी आके ओवरलैपिंग करेंगी। तो जैसे यहाँ पे sp3 के दरमियान बॉन्ड बना है, इसी तरह से ये sp3 और s, फिर इसी तरह से ये sp3 और s है और इसी तरह से ये sp3 और s है। आप देखें कि ये sp3 और sp3 ने भी तो आपस में ओवरलैपिंग की हुई थी। तो जैसे जैसे हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, आप लोगों को पता है कि VBT के मुताबिक वहाँ पे बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनता है। इसको हम लोग चाहे sp3 ओवरलैपिंग का नाम दे दें या फिर इसको हम लोग सिग्मा बॉन्ड का भी नाम दे सकते हैं। अब अगर इसकी हम दूसरी डायग्राम बनाएं तो वो कुछ इस तरह से बनेगी। मैं इसके नीचे यहाँ पे बना रहा हूँ। ये हमारे पास एक कार्बन आ गई, इसके साइडों पे अगर आप देखें तो एक हाइड्रोजन इस साइड पे है, इसी तरह से एक हाइड्रोजन इस साइड पे है और एक हाइड्रोजन इस साइड पे है। अब देखें कार्बन ने कार्बन के साथ ओवरलैपिंग की हुई है। इसी तरह से इसकी साइडों पे एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है और एक हाइड्रोजन इधर है। अब याद रखें कि हमने यहाँ पे बात तो की थी कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड की। तो कार्बन टू कार्बन जो बॉन्ड लेंथ होती है वो यहाँ पे कितनी होगी, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ।
1.54 एंगस्ट्रॉन होगी, ठीक है। और कार्बन टू हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ होगी, वो एक साइड पे लिख देता हूँ, वो 1.09 एंगस्ट्रॉन के करीब होगी। और ये भी बात याद रखें कि कार्बन टू हाइड्रोजन जो बॉन्ड एंगल होगा, यानी sp3 की हम बात करेंगे, यानी ये वाला जो बॉन्ड एंगल है ये कितना होगा, 1.09 का होगा। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास इथेन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन हमने देखी। पहले हमने मीथेन की बात की, अब हमने इथेन की बात की। तो ये देखें, ये वो केस था जिसमें हमने सब ऑर्बिटल को आपस में मिक्स करके ऐसे ऑर्बिटल बना लिए जिनकी एनर्जी सेम थी, जिनकी ज्योमेट्री भी सेम थी। तो ये हाइब्रिडाइजेशन है sp3। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।